नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक की हर हलचल तक आपकी राजधानी के आसपास घटने वाली हर एक बड़ी घटना और आप पर पड़ने वाले हर एक असर तक, राजधानी के राजनीति के गलियारों की हर हलचल, राजनीति के राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर। एएनबी न्यूज की पैनी नजर अगर खबर है आपकी राजधानी के मतलब की, तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक, क्योंकि खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन राजधानी की खबरों का निचोड़ दिखाएंगे हम राजधानी लाइव में। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल खोल देना बच्चों के लिए मुसीबत भरा कदम साबित हुआ। यहां अकेले रेवाड़ी जिले में 13 स्कूलों के 103 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, तो वहीं कई स्कूलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और इससे बच्चों के माता पिता की चिंता बढ़ चुकी है। ऐसे में जिला उपायुक्त ने सभी स्कूलों में सैंपलिंग के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव बच्चे 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि केस बढ़ने के कारण एक बार फिर से स्कूल बंद की नौबत ना आ जाए। वहीं विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार ने स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए क्या प्रबंध किए हैं। जिन स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, वहां पर किस तरह की लापरवाही सामने आई। हालांकि विपक्ष के सवालों का जवाब शिक्षा मंत्री अपने ही लहजे में देते नजर आए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों के रैंडम टेस्ट करवाए जा रहे हैं, कोताही कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हम विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और अगर जनहित में स्कूल बंद करने का फैसला भी लेना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल खोल देना बच्चों के लिए मुसीबत भरा कदम साबित हुआ। यहां अकेले रेवाड़ी जिले में 13 स्कूलों के 103 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं कई स्कूलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इससे बच्चों के माता पिता की जो चिंता है वो भी बढ़ चुकी है। ऐसे में जिला उपायुक्त ने सभी स्कूलों में सैंपलिंग के आदेश दे दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि कोरोना पॉजिटिव बच्चे 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में पाए गए और आशंका जताई जा रही है कि केस बढ़ने के कारण एक बार फिर से स्कूल बंद की नौबत ना आ जाए। तो वहीं विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार ने स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के क्या प्रबंध किए हैं। जिन स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, वहां पर किस तरह की लापरवाही सामने आई। हालांकि विपक्ष के सवालों का जवाब शिक्षा मंत्री अपने लहजे में देते नजर आए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों के रैंडम टेस्ट करवाए जा रहे हैं, कोताही कहीं पर भी नहीं हुई है, लेकिन हम विशेषज्ञों की राय को ले रहे हैं और अगर जनहित में स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, कोविड-19 महामारी के बीच तमाम एहतियात के साथ अलग अलग राज्यों में स्कूलों को तो खोला जाने लगा है, लेकिन इसी बीच हरियाणा से जो रिपोर्ट सामने आई वो परेशान करने वाली है। रेवाड़ी के 12 स्कूलों के सर्वे में 72 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले। जाहिर है इससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में इस वक्त जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, क्योंकि वहां पर टेस्टों की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और तकरीबन 150 के आसपास आंकड़ा जो है वो कोरोना पॉजिटिव बच्चों का पहुंचता हुआ नजर आया और ये वो बच्चे हैं जो स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे थे। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास जो अध्यापक हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अंदर और स्वास्थ्य विभाग के अंदर कहीं ना कहीं हड़कंप सा मचता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि यकायक से इतने सारे बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर तरह की जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया
किसी तरह की कोताही जो है वो स्कूलों में नहीं बरती गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, सैनिटाइजेशन का सिलसिला जो है वो प्रॉपर ढंग से वहां पर किया गया। इसके अलावा बच्चों को मास्क डालना अनिवार्य किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के अंदर सिम्टम देखने को नहीं मिले थे, बल्कि बिना सिम्टमों के इन बच्चों के जब टेस्ट करवाए गए तो उसके में ये टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों के रैपिड टेस्ट करवाए जा रहे हैं, अध्यापकों के रैपिड टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ताकि पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर स्कूलों में आने वाले कितने बच्चे जो हैं वो कोरोना संक्रमित हैं, ताकि बाकी बच्चों को उनकी चपेट से बचाया जा सके, कोरोना की मार से दूर रखा जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं रेवाड़ी के अंदर भी बात करें या फिर हम जींद हलके की बात करें तो वहां पर भी टेस्टों का सिलसिला इसी तरह से जारी था और इन्हीं टेस्टों के अंदर निकलकर सामने आया कि इतने बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद एहतियात जो और बरतनी प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। हालांकि शिक्षा मंत्री ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं और 14 दिन के लिए उन सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है जहां पर बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा उनके आसपास के जो स्कूल हैं उनको भी बंद करने पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, क्या उनके आसपास के स्कूल बंद करने की जरूरत है या फिर नहीं। यहां पर शिक्षा मंत्री ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जनहित में पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया, अगर बच्चों में कोरोना का संक्रमण इसी तरह से फैलता रहा तो फिर प्रदेश सरकार जो है वो पूरे प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का फैसला भी ले सकती है। इस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति से निपटने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सख्ती से नियम जो हैं, सख्ती से हिदायतें जो हैं वो कहीं ना कहीं जारी कर दी गई हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या बच्चे पहले से कोरोना पॉजिटिव थे या स्कूल में किसी के संपर्क में आने से बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि ये एक अभी जांच का विषय है, क्योंकि लगातार बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और जो टेस्टों की संख्या है, रैपिड टेस्ट जो हैं वो लगातार जारी हैं। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि बच्चों को इस चपेट से शिक्षा विभाग किस तरह से बाहर रखता है और किस तरह से स्कूलों के अंदर इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। जी, त्योहार के सीजन में लोगों की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा हुई है और ऐसे में क्या सभी सिविल सर्जन्स को भी कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या उनसे स्कूलों का निरीक्षण करने को भी कहा गया है कि कहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और कहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही है, इस बात का पता चल सके। देखिए, अब शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह की हिदायतें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और अगर हम बात करें तो जिस तरह से शिक्षा अधिकारी जो हैं खुद जो तय पैमाना है या फिर स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं खुद तय पैमाने को जांचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं कि स्कूलों की तरफ से जो हिदायतें स्कूलों को दी गई थी, यानी सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों की बात करें, WHO की हिदायतों की बात करें, वो हिदायतें जो स्कूलों को दी गई थी क्या सभी स्कूलों में उन हिदायतों का पालन होता नजर आ रहा है। अब इसको जांचने परखने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा जिस तरह से पिछले 2 दिनों से कोरोना के बड़े मामले जो हैं हरियाणा में निकल कर सामने आए और आंकड़ा जो है 2 दिनों का 5000 को पार करता हुआ नजर आया, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में दूसरी लहर जो है कोरोना की वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री की बात करें, उन्होंने स्कूलों के अंदर रैपिड टेस्ट को अनुमति दे दी है, तो दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये हिदायतें जारी कर दी हैं कि अब प्रदेश के अंदर एक बार फिर से कोरोना टेस्टों की संख्या में इजाफा किया जाए ताकि जल्द से जल्द इस दूसरी लहर को यहीं पर रोकने की कोशिश की जाए और प्रदेश को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण भी 20 तारीख से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत बायोटेक एक वैक्सीन बनाने का काम कर रहा है, उस पर प्रयास कर रहा है, तो उसका तीसरा चरण भी 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी उपलब्धि रहेगी अगर इस तीसरे चरण को भी भारत बायोटेक जो है वो सफलतापूर्वक पार कर लेता है। जी विनीत, हरियाणा के रेवाड़ी और जींद जिलों के स्कूलों में करीब 150 बच्चे और 12 टीचर्स के कोरोना पॉजिटिव आने की जो खबर सामने आई उससे जाहिर है सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो यह तक कहा था कि कोई खास बात नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया था कि 14,000 स्कूलों में 2,000 केस तो आ ही जाते हैं और ऐसे में विपक्षी राजनीतिक दल जो है उन्होंने क्या कुछ मांग रखी है।
देखिए, विपक्षियों की बात करें तो जिस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, उनकी तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया कि जब सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया था तभी उन्होंने इस पर मुख्यमंत्री को चेताने का प्रयास किया था कि आप स्कूल तो खोल रहे हैं, बच्चों को स्कूल में तो बुला रहे हैं, लेकिन क्या स्कूलों के अंदर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? क्या बच्चे मास्क डालकर आएंगे? क्या वहां पर इस तरह की एहतियात बरती जाएगी कि बच्चों को कोरोना की चपेट से बाहर रखा जाए? इस तरह के उन्होंने सवाल किए थे उस समय भी। और अब जब बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं तो विपक्ष यही पूछता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार की नीति क्या है, कि बच्चों को किस तरह से बचाया जा सके। जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कूल में शिक्षा जरूरी है, ये हर कोई मानता है कि स्कूल में शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ बच्चों का स्वस्थ होना, उनका स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो ऐसे में उनको स्वस्थ रखने को लेकर, कोरोना वायरस से बचाने को लेकर सरकार की नीति क्या है, तो इस तरह के सवाल जो हैं वो जरूर खड़े किए जा रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब हमने भी कल शिक्षा मंत्री से लेने का प्रयास किया था कि आखिर सरकार की शिक्षा विभाग की नीति क्या है कि बच्चों को शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जा सके और उनको कोरोना संक्रमण से दूर भी रखा जा सके। तो उस पर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सभी तरह की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, सख्ती से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रेवाड़ी की बात करें या जींद की बात करें, वहां पर बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए कैसे हैं, क्या स्कूल में किसी के संपर्क में आए या फिर स्कूल आते वक्त किसी के संपर्क में आए या फिर खेलते हुए घर पे किसी के संपर्क में आए, इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस चेन को पकड़ा जा सके और ये संभव हो पाए कि स्कूल जो हैं वो सुरक्षित हैं। अगर स्कूल सुरक्षित नहीं है तो फिर इस पर भी विचार किया जा सकता है कि स्कूलों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि लगातार अगर हम कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या की बात करें तो पिछले 2 या 3 दिनों से इसमें भी लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक और बयान भी शिक्षा मंत्री देते नजर आए, वो ये तक कहते नजर आए कि बच्चों की प्रवृत्ति होती है खेलने की, एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की, तो ऐसे में ये कोरोना वायरस जो है उनको जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है। यहाँ पर उनका ये भी तर्क था कि जब मुख्यमंत्री, गवर्नर और कई कैबिनेट मंत्रियों जैसे लोग जो हैं, जो कम मिलते हैं लोगों से, वो जब सीधे तौर पर कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो फिर बच्चे तो हर एक के साथ खेलना कहीं ना कहीं मुनासिब समझते हैं। तो ऐसे में इनका चपेट में आना जो है वो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात वो कहते नजर आए। लेकिन यहाँ उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ, चिंता का विषय है और हम इस पर कहीं ना कहीं सख्ती से काम करेंगे ताकि लोगों को और बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। जी विनीत, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस तरह का बड़ा बयान सामने आया, अगर मनोहर लाल खट्टर सरकार की बात करें तो शिक्षा विभाग में तो हड़कंप मच गया। खट्टर सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत और कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती है क्योंकि मनोहर सरकार ने ही फैसला लिया था कि स्कूल खोले जाएंगे, बच्चों को स्कूल के अंदर शिक्षा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल प्रदेश के अंदर खोले गए थे। इन स्कूलों के अंदर 10 और कहीं पर 15 बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि अचानक से ही इतनी बड़ी संख्या कोरोना पॉजिटिव बच्चों की निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में इस बच्चों की संख्या को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बच्चों की अगर बात करें, बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी एक आम वयस्क की होती है। तो ऐसे में उनको उपचार भी सही ढंग से देना है, शिक्षा भी उनको उपलब्ध करवानी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सभी तरह की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। अब विपक्षियों के निशाने पर तो मनोहर सरकार आ चुकी है, तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार मनोहर सरकार जो है आने वाले दिनों में किस तरह के कदम लेती है ताकि बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती नजर ना आए और वो कोरोना की चपेट से भी बचे रहें। जी ठीक है, धन्यवाद विनीत कपूर तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में होने वाला है, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी इसका शंखनाद 2020 में ही करने जा रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बेहद ही गंभीर दिखाई दे रही है। बीजेपी चुनावों से पहले ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहती है ताकि 70 विधायकों वाले राज्य की सत्ता उसी की गिरफ्त में रहे और इस चक्रव्यूह की जो कमान है खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। जेपी नड्डा 2022 की चुनावी तैयारियों को भांपने के लिए नवंबर के अंत तक उत्तराखंड आ सकते हैं। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे में नड्डा
बीजेपी के हर उस पदाधिकारी से बात करेंगे जो कि पार्टी की नीतियों और सरकार के कामों को आम लोगों के बीच में लेकर जाएगा। नड्डा के प्रस्तावित दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 दिन का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। भगत के मुताबिक इस दौरान नड्डा सबसे पहले प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद नड्डा की योजना किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। नड्डा बीजेपी के 14 जिले और महानगर अध्यक्षों से संवाद करेंगे। यही नहीं, सरकार के मंत्रियों के साथ भी अलग से बैठक होगी। नड्डा की इन बैठकों से तय होगा कि 2022 में बीजेपी किस तरह से चुनावी मैदान में जाएगी। नड्डा के प्रस्तावित दौरे को लेकर विपक्ष अभी से हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने नड्डा के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि 57 विधायकों के साथ जोर शोर से सत्ता में आई बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में कुछ भी काम नहीं किया। तो बीजेपी 2 साल पहले ही चुनावी शंखनाद करने जा रही है। आपको बता दें, नड्डा का प्रस्तावित दौरा है और बीजेपी चुनावों से पहले ऐसा चक्रव्यूह रचना चाह रही है कि राज्य की सत्ता में जो 70 विधायक हैं वे उसी की गिरफ्त में रहें। और जेपी नड्डा 2022 की चुनावी तैयारियों को भांपने के लिए नवंबर के अंत तक उत्तराखंड आ सकते हैं। उत्तराखंड इनका प्रस्तावित दौरा है। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे में नड्डा बीजेपी के हर उस पदाधिकारी से बातचीत करेंगे जो कि पार्टियों की नीतियों और सरकार के कामों को आम लोगों के बीच में लेकर जाएगा। और नड्डा के प्रस्तावित दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 दिन का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। भगत के मुताबिक इस दौरान नड्डा सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद नड्डा की योजना किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के कामकाज का ये फीडबैक लेंगे। नड्डा बीजेपी के 14 जिले और महानगर अध्यक्षों के साथ संवाद भी करेंगे। यही नहीं, सरकार के मंत्रियों के साथ भी अलग से बैठक की जाएगी। नड्डा की इन बैठकों से यह तय होगा कि 2022 में बीजेपी किस तरह से चुनावी मैदान में जाएगी। नड्डा के प्रस्तावित दौरे को लेकर विपक्ष अभी से हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने नड्डा के दौरे पर सवाल उठाया है और सवाल उठाते हुए कहा कि 57 विधायकों के साथ जोर शोर से सत्ता में आई बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में कुछ भी काम नहीं किया है। विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में होने वाला है, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी इसका शंखनाद 2020 में ही करने जा रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बेहद गंभीर नजर आ रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद 2020 में करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में होने वाले हैं, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी इसका शंखनाद 2020 में करने जा रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से विकास खरे लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भले ही अभी देरी हो,
लेकिन चुनावी बिसात बिछने लगी है। जहां पर बीजेपी अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार को विभिन्न मोर्चों पर विफल बता रहे हैं। लेकिन किसी के कह देने पर से कोई सफल या फिर विफल तो नहीं हो जाता। जनता स्वयं आंकलन करती है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। सत्ता में बैठी बीजेपी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद 2020 में करने जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें 2022 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो कई तमाम पार्टी ऐसी जो कि फ्रंट लाइन पर आकर अब हर जो है कि जगह जगह जाकर जो लोगों को समझाने का प्रयास करे कि जिस तरह सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, जो तमाम योजनाएं भाजपा सरकार की, उन सभी को लोगों के बीच जाकर बता रही है कि जिस तरह से भाजपा ने फ्रंट लाइन पर आकर काम किया। तो ऐसे में कई और पार्टी ऐसी है, चाहे वो बसपा पार्टी है या कांग्रेस की पार्टी, तो सभी जो भी राजनेता है वो सब लोग फिलहाल मैदान में कूद चुके हैं और 2022 की अभी से जो है विधानसभा चुनाव जो तैयारी है उसको लेकर पूर्ण रूप से सभी जो लोग हैं धरातल पर दिख रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा सरकार भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और सरकार की जो भी योजना है उनको तमाम घर घर जाकर बता रही है। तो ऐसे में अब जो है जनता भी समझ रही है कि जिस तरह से जो है सरकार किस तरह के जो वादे किए थे, क्या वो वादे धरातल पर पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार भाजपा पर निशाना साधे हुए हैं कि जिस तरह से भाजपा कई ऐसी सरकारी योजनाएं जो गरीबों की योजनाएं थी वो लेकर आई थी, लेकिन वो तमाम सरकारी फाइलों में तक योजना है लेकिन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती लोकेश। तो ऐसा में तमाम और भी विपक्ष दल ऐसे हैं जो कि भाजपा का निशाना साधे, तो लगातार इसमें भी जो अन्य जो हरिद्वार की जनता है वो उनको भी अब लगातार समझते हुए नजर आ रहा है लोकेश। विकास, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बेहद ही गंभीर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहती है जिससे कि 70 विधायकों वाले राज्य की सत्ता जो है वो उसी की गिरफ्त में रहे। और इस चक्रव्यूह की जो कमान है, जिस तरह से खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे, जेपी नड्डा कब उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और किस तरह से पार्टी की नीतियों और सरकार के कामों को लेकर मंथन किया जाएगा? बिल्कुल, दौरे की बात करें तो कहीं उत्तराखंड में लगातार इस तरह के दौरे होने हैं जिनको लेकर कई प्रोग्राम भी होने हैं। लेकिन बात की जाए तो कोरोना महामारी के चलते हुए कई ऐसे प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि जहाँ पर एक तरह भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती, कई प्रोग्राम ऐसे जो कि रद्द भी हुए हैं। लेकिन बात की जाए तो बीजेपी लगातार फ्रंट लाइन पर है, जिस तरह से सरकार की जो भी योजना है उनको अब गिनवा रही है। लेकिन बात की जाए तो कई ऐसी तमाम पार्टी है जो कि हर अपने पक्ष में काम कर रही है। कई ऐसे नेता है जिनको जो है दल जिनके द्वारा बदले गए हैं, तो कहीं ना कहीं और भी जो नेता है वो भी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रही है। तो ऐसे में लगातार हरिद्वार हो या उत्तराखंड को हड़कंप मचा हुआ है कि 2022 को लेकर किस तरह से जो तैयारी की जाएगी। तो लगातार और भी जो अन्य दल है वो भी अपनी तैयारी में जुड़े हैं। तो लोग ये सब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में कौन वो पार्टी होगी जो कि जीत का शिखर लेकर उत्तराखंड की कुर्सी पर बैठेगा। तो ऐसे में बात की जाए तो और भी जो विधानसभा चुनाव में जो होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कई ऐसे जो है प्रत्याशी ऐसे थे जो कि भाजपा के सामने आए थे, लेकिन भाजपा ने उनको लगातार जो पटंगनी देकर जीत दर्ज की थी। तो आने वाले और अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनमें देखते हैं कि जिस तरह से पार्टी और भी धरातल पर जाकर लोगों के बीच पूछ रही, तो कितना इसमें जो है आने वाले टाइम में आगे आगे की ओर जाती है। और पार्टी इस तरह से बात की जाए तो कई ऐसे नेता हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, चाहे वो बसपा है या कांग्रेस है। तो ऐसे में कई और नेता ऐसे जिनको जो है पद भी चेंज किए गए हैं। तो आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि अन्य जो और पार्टी है भाजपा को मात दे पाती है या नहीं लोकेश। विकास, 2022 में बीजेपी किस तरह से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है और इसे लेकर नड्डा का प्रस्तावित दौरा तो है, लेकिन इस दौरे को लेकर विपक्ष भी अभी से हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने नड्डा के दौरे पर सवाल उठाए। 57 विधायकों साथ जोर शोर से सत्ता में आई बीजेपी के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोलने की तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष भी लगातार भाजपा पर निशाना साधा है। तो ऐसे में कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड में होने हैं 2022 से पहले। तो तमाम कई जो पार्टी है वो भी लगातार सरकार पर निशाना साधे हुए हैं। तो ऐसे में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बसपा की पार्टी हो, तो कई तमाम पार्टी ऐसी जो कि फ्रंट लाइन पर आकर अब मैदान में उतर चुकी है और लगातार 2022 की जो चुनाव की अगर बात करें तो लगातार वो जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जो सरकार की योजना है उनको गिनवा रहे हैं। और जिस तरह से अब कांग्रेस धरातल पर उतर रही है, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी और गिनती गिनवाती हुई नजर आ रही है कि हमारे द्वारा इस तरह की योजना लाई जाएगी। तो तमाम अब जनता भी जो है पूरी तरह से सीधी हो चुकी कि जिस तरह से राजनेता मैदान में आते हैं और जो वादे लाते हैं वो पूरे हो पाते हैं या नहीं। तो ऐसे में जनता भी अब समझदार हो चुकी है और लगातार ऐसी ही पार्टी को जनता चुनना चाहती है जो जनता के हित में काम करे लोकेश। विकास, क्या 2022 बीजेपी के लिए नाक का सवाल है
और क्या यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अभी से 70 विधानसभा के अपने दौरे का पूरा रोडमैप तैयार कर चुके हैं, ताकि अभी से कार्यकर्ता जो है उन्हें चार्ज किया जा सके? बिल्कुल लोकेश, बात की जाए तो इस बार 2022 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार भाजपा इस बार अपनी नाक बचाने की जद में लगी हुई है, क्योंकि तमाम कई ऐसी पार्टी है जो कि धरातल पर उतर रही है। तो कई पार्टी ऐसी है जो कि लोगों के बीच जाकर प्रोग्राम कर रही है और लोगों तक सिर्फ और सिर्फ जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं कि अब इस बार जो है सरकार पूरी तरह से चेंज हम करेंगे और कहने के जो प्रत्याशी है वैसा प्रत्याशी हम आपके बीच लाकर खड़ा करेंगे जो कि जनता के हित में काम करे। अब देखने वाली बात ये होगी कौन वो प्रत्याशी होंगे या कौन जिनके सिर पर वो पगड़ी रखी जाएगी, जिनको जनता चुनेगी कि जो जनता के बीच में जाकर जनता का काम कर सके, जो जनता की योजना है उनको जनता तक पहुंचा सके। तो ऐसे में कई सरकारी ऐसी योजना है जो कि फाइलों में ही दबी रह जाती है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में तमाम विपक्ष जो है वो लगातार भाजपा पर हमलावर है और तमाम चुनाव की तैयारी 2022 में अन्य जो दल है वो भी लगे हुए हैं। लोकेश। बिल्कुल, धन्यवाद विकास खरे तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 2022 की तैयारी के लिए 2020 में ही शंखनाद जो है वो करने जा रही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी और इस सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां कई अहम विधेयकों को सदन में लेकर आने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं विपक्ष धान खरीदी में अव्यवस्था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई विषयों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आएगा। कुल मिलाकर विधानसभा सदन की कार्रवाई एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार हैं। इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर भी सदन में दिलचस्प नजारा देखने को मिल सकता है। एक ही राजनीतिक दल जेसीसीजे के 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा सत्ता पक्ष के साथ ताल से ताल मिलाते नजर आएंगे, तो वहीं जेसीसीजे और बीएसपी के 2 विधायक विपक्ष के साथ नजर आ सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय कार्यों के साथ साथ सरकार कुछ अहम संशोधन विधेयक सदन में ला सकती है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है और विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जो है वो भी जारी कर दी है। 30 दिसंबर तक के लिए बुलाए गए इस सत्र में कितनी बैठकें प्रस्तावित हैं और इसमें कानून बनाने और नियमों में बदलाव के लिए क्या कुछ काम होने हैं? जी बिल्कुल लोकेश जी, हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी कर दी जो 21 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के लिए कुल 10 दिनों का चलने वाले इस विधानसभा सत्र में 7 बैठकें होंगी जिसमें कई अहम विधेयक को पेश करने की आकांक्षा जाहिर की जाएगी। तो वहीं पर ये विपक्ष भी हंगामे के मोड़ पे नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किस्त, प्रदेश में बढ़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर, और सबसे अहम बात जो है कि वो बिगड़ती जो कानून व्यवस्था वो सबसे ज्यादा इस पे विपक्ष हमलावर होने के आसार पे है। पवन, छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक विशेष सत्र 27 अक्टूबर को आयोजित हुआ था और इसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक जो है वो पारित कराया हुआ था, जिस पर विपक्ष खासकर बीजेपी इस सत्र में सरकार पर तीखे हमले किए थे। क्या इसे देखते हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के भी हंगामेदार होने की संभावना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कृषि संशोधन कानून के लिए विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानून संशोधन को पारित किया गया था, उसी तरह उसमें विपक्ष हंगामेदार नजर आया था। लेकिन जिस तरह से 10 दिनों का सत्र और इसमें 7 बैठकें होगी तो पूरा सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि इस पर जहाँ पर विपक्ष है तो वहीं पर जेसीसी के 2 विधायक भी हैं जो सत्ता पक्ष के साथ कांग्रेस के साथ साफ तौर पे नजर आएंगे, देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ताल से ताल मिलाते हुए। तो वहीं पर जो जेसीसी के 2 विधायक और बीएसपी के 2 विधायक जो हैं वो विपक्ष के साथ नजर आएंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष भी है कानून व्यवस्था, धान खरीदी और राजीव गांधी किसान योजना के मामले को लेकर सत्ता पक्ष पे हमला हो रहा है।
और सबसे अहम बात कि सत्ता पक्ष जो इस बार है वो कई अहम विधेयक का वित्तीय पावर को लेके कई अहम विधेयक का पेश करके उसे पारित कर सकता है इस बार। पवन ठाकुर, कहीं ना कहीं पिछले सत्र से इस सत्र के बीच की बात करें तो सदन में विपक्ष का जो स्थान है वो सिकुड़ा है। विपक्ष के विधायकों की कुल संख्या 21 से घटकर 20 हो गई है, तो वहीं कांग्रेस विधायकों की जो संख्या 69 से बढ़कर 70 हो गई है। ऐसे में क्या विधानसभा में विपक्ष की सीटों की और बैठक व्यवस्था बदलेगी? जी बिल्कुल, हमको बताया जो बैठक व्यवस्था वो कहीं पर बदले नहीं। जो अजीत जोगी की जगह थी जस्ट उसके बाद उस जगह पे केके ध्रुव के लिए जगह आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन जो एक सीट जो विपक्ष में खाली हुई थी तो सत्ता पक्ष के पास चलती, तो सत्ता पक्ष इस पे और मजबूत नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि फुल बहुमत के साथ यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार है, तो हर विधेयक को पारित करने में यहाँ पर सफल होगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से आक्रामक होने की तैयारी में कर रहा है, क्योंकि लगातार प्रदेश में आत्महत्याओं का दौर, हत्याओं का, लूट बलात्कार के जो मामले हैं वो इस पे सत्ता पक्ष को यहाँ पर घेरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से कानून कृषि विधेयक की बात की जाए, उसके बाद कृषि विधेयक के बाद प्रदेश में किसानों ने लगातार आत्महत्या की है, मजदूरों ने आत्महत्या की है। तो ये एक विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास बहुत बड़े मुद्दा रहेंगे यहाँ पर। पवन, क्या लगता है इस सत्र में जहां कांग्रेस लगातार जीत रही उपचुनावों से पूरे जोश खरोश में होगी, तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भाजपा गठजोड़ का मुद्दा जो है वो भी गर्म रहेगा? मतलब कि राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ने की संभावना है, वहीं विधानसभा सत्र से ठीक पहले जनता कांग्रेस विधायकों के बागी तेवर जो है, क्या वो भी चर्चा में? जी बिल्कुल, मरवाई विधानसभा उपचुनाव के लेके जिस तरह से जोगी कांग्रेस में खुद दलित है, अमित जोगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भाजपा समर्थन दिया था, तो वहीं पर जेसीसी 2 विधायक देवर सिंह और प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस के पक्ष में खुलकर सामने आ गया था। तो यहाँ पर जेसीसी में फूट दल चुकी है, और लगातार कल भी जो जेसीसी की बैठक हुई थी उसमें प्रमोद शर्मा और देवराज सिंह नदारद नजर आए थे। लेकिन अमित जोगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो हमारे परिवार, जोगी परिवार के सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई कभी नाराज नहीं होते। मतलब कहीं ये माना जाए कि विधानसभा सत्र के पहले अमित जोगी उनको मनाने में सफल होते हैं या असफल होते हैं, देखने के लिए रहेगा। ठीक है, धन्यवाद पवन ठाकुर तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये विशेष सत्र जो है वो चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई मालाड पूर्व कुरार पुलिस ने 55 वर्षीय पुरुष प्रेमी द्वारा अपनी 58 वर्षीय प्रेमिका के हत्या का प्रयास और खुद बम से आत्महत्या करने का प्रयास का मामला दर्ज किया है, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज कूपर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। दरअसल यह मामला कुरार विलेज के पुष्पा पार्क का है, जहां पर 58 वर्षीय डिवोर्सी महिला अपनी 80 वर्षीय बूढ़ी मां के साथ रहती है और महिला की 2 लड़की और बेटा है जो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। 58 वर्षीय महिला अंधेरी में एक सोसाइटी में घर पर खाना बनाने का काम करती है। महिला का एक 55 वर्षीय कार ड्राइवर सचिन चौहान नामक प्रेमी है, जिनका करीब 15 सालों से रिश्ता है, जिसके चलते सचिन अक्सर अपनी प्रेमिका के घर आता जाता रहता था। और इस बीच जब प्रेमी 1 नवंबर को प्रेमिका से पुष्पा पार्क उसके घर मिलने आया तो प्रेमिका की बूढ़ी मां ने इसका विरोध किया, जिसके बाद प्रेमी द्वारा अपने साथ लाए गए चाकू से पहले महिला की गर्दन पर वार किया गया और फिर महिला के चेहरे पर कई वार किए और इसके बाद आरोपी ने खुद को भी बम से उड़ा लिया। तो दोनों का इलाज जारी है और हालात जो हैं वो चिंताजनक बताए जा रहे हैं। पुष्पा पार्क के पास एक पहले माले पे इंसिडेंट हो गया संडे के दिन सवेरे 7 बजे के करीब। एक 57 साल की महिला है हर्षाबेन सावला करके साचला, और वो और उसकी माँ 80 साल की माँ साथ में रहते हैं। वो डाइवर्स ही है 10-15 साल से। और उसका एक दोस्त था संजय रघुनाथ चौहान, वो भी 55 साल के आसपास करीब का, 10-15 साल से अभी उनका प्रेम संबंध था। कोरोना कार्यकाल में वो इसको फ़ोन करके बुलाता था तो ये उनको मिलने के लिए नहीं जाते। एक बार इधर आके गए
घर पे आया तो उन लोगों ने मना कर दिया कि घर पे मत आना करें, तो उससे वो गुस्से में था शायद। और संडे के दिन वो सवेरे 7 बजे के करीब घर में आया और ये हर्षा बहन काम के लिए घर काम करती है, अंधेरी जा रही थी, जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तब ये घर पे गया तो उन्होंने पूछा क्यों आ गए, बोला मेरा कपड़ा दे दो। तो बोला कि मेरे को जल्दी जाने का है, तो उन्हें नहीं बोला मेरा कपड़ा दे दो। वो कपड़ा निकालने के लिए नीचे को झुकी तो पीछे से उसने सुरा से वार कर दिया। तो मुंबई मालाड पूर्व कुरार पुलिस ने 55 वर्षीय पुरुष प्रेमी द्वारा अपनी 58 वर्षीय प्रेमिका की हत्या का प्रयास और खुद बम से आत्महत्या करने के प्रयास का मामला दर्ज किया, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज कूपर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। दरअसल यह मामला कुरार विलेज के पुष्पा पार्क का है, जहां पर 58 वर्षीय डिवोर्सी महिला अपनी 80 वर्षीय बूढ़ी मां के साथ रहती है। महिला की 2 लड़की और एक बेटा है, जो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। 58 वर्षीय महिला अंधेरी में एक सोसाइटी में घर पर खाना बनाने का काम करती है। महिला का एक 55 वर्षीय कार ड्राइवर सचिन चौहान नामक प्रेमी है, जिनका करीब 15 सालों से रिश्ता है, जिसके चलते सचिन अक्सर अपने प्रेमिका के घर पर आता जाता रहता था। और इस बीच जब प्रेमी 1 नवंबर को प्रेमिका से पुष्पा पार्क उसके घर पर मिलने गया, तो प्रेमिका की बूढ़ी मां ने इसका विरोध किया, जिसके बाद प्रेमी द्वारा अपने साथ में लाए गए चाकू से पहले महिला की गर्दन पर वार किया गया और इसके बाद महिला के चेहरे पर कई वार किए गए और इसके बाद आरोपी ने खुद को भी बम से उड़ा लिया। और दोनों का जो इलाज है वो कूपर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही गंभीर घायल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, प्यार में इंसान क्या क्या कर देता है। कोई अपनी प्रेमिका की मनचाही इच्छा पूरी करता है, तो कई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम को ही गुस्से में आकर मौत के घाट उतार देते हैं। मुंबई के मलाड में अजब गजब लव स्टोरी में 55 वर्षीय पुरुष प्रेमी द्वारा अपनी 58 वर्षीय प्रेमिका के हत्या के प्रयास और इसके बाद खुद को बम से उड़ाकर आत्महत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए लकेश, ये प्यार में समर्पण तो नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध का मामला जो सामने आया है मलाड के कुरार विलेज में, जहां जिस तरह से एक 58 वर्षीय जो है शख्स जो है अपनी प्रेमिका के साथ न सिर्फ उसको चाकू मारा बल्कि उसके जब अचेत अवस्था में हो गई तो उसके ऊपर जो है हमला करके जो उसके बाल तक काट दिए। उसके बाद जो है वो खुद को भी जो है अपने आप को जो है जलाने की कोशिश की, जहां से पुलिस द्वारा पता लगा है कि वो सुतली बम से जो है अपने आप को उड़ाने की कोशिश की। तो ये कहीं न कहीं मामला अब प्यार का नहीं बल्कि इस तरह के एक जघन्य अपराध का मामला सामने आया। हालांकि दिवाली के वक्त लोग जब पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही थी, खुशियां बांटी जा रही थी, इस दौरान अगर इस तरह से घटना घटती है तो कहीं न कहीं जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है आपत्तिजनक है। जी सत्य प्रकाश, मुंबई मालाड पूर्व कुरार पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए किस तरह से आगे की जांच करने की बात कही है? देखिए, कुरार पुलिस के जो ऑफिसर से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिवाली की सुबह की ये घटना है, जब वो 58 वर्षीय शख्स अपनी प्रेमिका के साथ जो है शारीरिक संबंध की मांग कर रहा था, लेकिन प्रेमिका ने ये कह के मना कर दिया कि उसको अभी दफ्तर जाना है। हालांकि दिवाली का वक्त है, लोगों को जो है बोनस मिलती है और फिर ऐसे में तमाम गिफ्ट मिलते हैं, इसलिए दफ्तर जाना बेहद जरूरी है। इसलिए वो महिला जाना चाहती थी, लेकिन शख्स ने लगातार उसके ऊपर प्रेशर बनाया। प्रेशर के बाद जब महिला उस बात पे अमल नहीं की तो शख्स ने जो है चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। हमला के बाद खुद भी जो है सुतली बम से अपने आप को उड़ाने की कोशिश की, जिसमें पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उसकी हालत काफी जो है चिंताजनक बनी है। अभी भी अचेत अवस्था में, हालांकि जो उसके चेहरे का पार्ट्स है वो काफी हद तक जो है झुलस चुका, उड़ चुका है। तो ऐसे में ये मामला पूरा जो है पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। ऐसे ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस मौके से जो है महिला के कटे हुए बाल और जो सुतली बम के अलावा जो है तमाम वो चीजें बरामद की है जो शख्स अपने साथ पहले से लेकर आया था। जी सत्य प्रकाश, प्रेमी और प्रेमिका दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है कूपर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। क्या इस मामले को लेकर परिवार की काउंसलिंग की बात भी सामने आ रही है?
देखिए, जो पीड़ित महिला है वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है, हालांकि वो डिवोर्सी है, पति नहीं है। और जो महिला है उसके 2 बच्चे हैं, बच्चे अपनी माँ के मतलब दादी के घर पे रहते हैं। तो ये महिला जो 80 वर्षीय महिला है, उस वक्त भी विरोध की थी जब वो शख्स जो है अक्सर उसकी बेटी से मिलने आया करता था। इस दौरान भी उसने विरोध किया था कि आप मेरे घर पे इस तरह से मत आइए, घर में जो है एक महिला रहती है, ऐसे में आपका आना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो जो चौहान नमक शख्स है वो छुपे लुपे जो है मिलता-जुलता था, तमाम जो है हरकतें करता था हर रात की। ये भी बताते हैं करीब 15 सालों से इन दोनों के बीच में संबंध था, इसी की का हवाला देकर वो जो है घर पे अक्सर आता था और अपना जो है जो संबंधों की बात है वो उसको करके चला जाता था। ऐसे में दिवाली के दिन भी इस तरह की हरकतें जो करने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने विरोध किया तो इस तरह से अपराध को जो है अंजाम दिया। फिलहाल मुंबई कुरार पुलिस पूरे इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन दोनों की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। सत्य प्रकाश, जिस तरह से सरफरे आशिक ने प्रेमिका को चाकू मारा और फिर खुद को भी उड़ाया, ये जो अजीब मामला सामने आया, इसमें आशिक मिजाज प्रेमिका करीब कितने सालों से रिश्ता चला आ रहा है? देखिए लोकेश, करीब 15 सालों से दोनों के बीच में संबंध था, दोनों लगातार जो है मिलते थे। ऐसे में संबंधों की बात आड़े में नहीं आई, बल्कि ये बात आड़े में आई कि दिवाली का वक्त है, इस वक्त जो है चीजें संभव नहीं है और वो अपने काम में व्यस्त होना चाहती थी और व्यस्त थी। लेकिन इसको त्वरित जो है इस तरह की फेवर चाहिए था, लेकिन महिला ने मना किया, तो इस तरह से जो कृत्य को अंजाम दिया। ठीक है, धन्यवाद सत्य प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो दोनों का इलाज जारी है और अभी जो हालात है वो चिंताजनक बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्योहारी सीजन में राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से घातक रूप लेता जा रहा है। दिल्ली में लगातार खराब होते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को निमंत्रण भेजा है। केजरीवाल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी। इस बैठक में दिल्ली में तीसरी कोरोना वेव के चलते रोजाना बढ़ते मामलों और व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। राजधानी में कोरोना को लेकर जो कहर है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर यहां पर 6,396 नए केस सामने आए और 99 लोगों की मौत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में अभी कुल कोरोना केसों की संख्या 4,95,598 है, जिसमें 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि हर रोज 1 लाख टेस्ट किया जाएगा। जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे करने का प्लान बनाया। लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, तो बीजेपी कांग्रेस को न्योता दिया गया है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, त्योहारी सीजन में राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से घातक रूप लेता जा रहा है। दिल्ली में लगातार खराब होते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए केजरीवाल सरकार ने किस किस को निमंत्रण भेजा है? देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो कोरोना वायरस की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। इसी को लेकर कह सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसके अंदर तमाम यानी कि जो कांग्रेस के भी नेता है, जो बीजेपी के भी नेता है, उन सबको निमंत्रण भेजा है कि इस बैठक के लिए कि हम दिल्ली के अंदर किस तरीके से कोरोना वायरस पे कंट्रोल कर सकते हैं और तमाम जो उनके सुझाव होंगे
वो भी दिल्ली सरकार गौर करेगी और तमाम सुझावों के लिए ही इस बैठक के अंदर बुलाया गया सबको। तो देखना होगा क्या कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है यानी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है अनिल चौधरी जी, क्या वो भी उपस्थित हो सकते हैं? क्योंकि 11 बजे का जो समय है वो कहीं ना कहीं इस समय के लिए अभी टाइम है और देखना होगा क्या अनिल चौधरी आते हैं कांग्रेस की तरफ से या फिर बात करें बीजेपी की तरफ से, क्या आदेश गुप्ता जी आते हैं क्योंकि वो भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी भाजपा की तरफ से, और या फिर मनोज तिवारी को ये निमंत्रण भेजा जाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और कह सकते हैं कांग्रेस के जो नेता है उन सबको बुलाने की कोशिश की गई है सर्वदलीय बैठक के अंदर। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अब गंभीरता दिखाने की मूड में है और कहीं ना कहीं जो कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए अब मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि छठ पर्व भी कहीं ना कहीं चल रहा है और कहीं बात करें जिस तरीके से अब दिवाली का फेस्टिवल गया है तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं तेज हुई है और उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के अंदर के जो बड़े बाजार हैं उनको लॉकडाउन किया जा सकता है। दिल्ली सरकार अब कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर है क्योंकि केंद्र सरकार ने उनका सहयोग देने के लिए भरपूर कोशिश की गई है और केंद्र सरकार अब 750 वेंटिलेटर बैग भी दिए जाएंगे दिल्ली सरकार को। तमाम जो सुविधाएं हैं केंद्र सरकार दे रही है और देने की कोशिश करेगी। और बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार अब गंभीर हो चुकी है क्योंकि दिल्ली सरकार को खुद पता लग चुका है कि दिल्ली के अंदर थर्ड स्पेस चल रहा है और दिल्ली की जो रफ्तार है यानी कोरोना पेशेंटों की जो रफ्तार है वो अभी थम नहीं सकती और थमाने उसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, कड़े गाइडलाइन बनानी होगी, कड़े अधिकारी नियुक्त करने होंगे जो बाजारों के अंदर मॉनिटराइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग खास तौर पर नियम बनाना होगा। जनता को भी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क का यूज करना है और सैनिटाइजर का यूज करना है तो ही कोरोना से बच सकते हैं। जी राजीव, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को भी इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इन राजनेताओं के अलावा इस बैठक में क्या सचिव, कोरोना के नोडल ऑफिसर और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे? और क्या कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने से दिल्ली में बाजार जो है वो फिर से बंद करने पर यहां पर चर्चा हो सकती है? कौन से बड़े कदम उठाए जा सकते हैं इस सर्वदलीय बैठक में? सर्वदलीय बैठक की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब गंभीर नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली सरकार को खुद जिस चीज का आश्वासन था कि हाँ दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट की रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा तेज हो सकती है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने अब कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता को भी निमंत्रण भेजा हुआ है और यहाँ तक की बात करें कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश है अनिल चौधरी उनको भी निमंत्रण भेजा हुआ है और यहाँ तक कि जो तीनों ही एमसीडी के जो मेयर है यानी कि भाजपा के जो तीनों ही मेयर हैं उनको भी इसकी बैठक के लिए निमंत्रण भेजा और जो तमाम जो अधिकारी हैं यानी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हो सकते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं यानी कि एसडीएम है या तो तमाम जो बड़े डीएम है या फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है वो भी इसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है अभी। मगर हाँ अभी ये जरूर है कि इस बैठक के अंदर तमाम वो मुद्दों पर गौर किया जाएगा ताकि दिल्ली के अंदर जो कोरोना परिस्थिति बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो तमाम जो बड़े बाजार है खास तौर पर जिन बाजारों के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है उन बाजारों को कहीं ना कहीं लॉकडाउन किया जा सकता है। यानी कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यही एक समाधान है कि बाजारों को लॉकडाउन किया जाए और तमाम जो ऐसी जगहों पर जहां पर भीड़ उमड़ती है उनको लॉकडाउन किया जाए ताकि कोरोना स्थिति जो है वो कंट्रोल में हो सके। बात करें जिस तरीके से डीटीसी बसों की, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उन बसों के अंदर भी जितनी सीटें हैं उतने ही व्यक्तियों को बैठने की परमिशन दी है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही बसों के अंदर बैठने की परमिशन दी जा सकती है। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बैठक के अंदर रखे जाएंगे और तमाम ऐसे मुद्दों को गौर किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंटों की गिनती को, रफ्तार को लगाम लगाई जा सके। तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके अंदर अपना रोल निभाए और सरकार भी अपना रोल निभाए, तभी इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जी राजीव, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से दिल्ली में लगातार बढ़ते मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही थी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा था कि हमारे कई बार आग्रह करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा के लिए राजी नहीं हो रहे थे। आदेश कुमार गुप्ता ने कहा था कि संवाद से काम लीजिए, नौसिखियों की तरह सरकार मत चलाइए। अब दिल्ली सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। क्या लगता है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार जो वो असमंजस में है? देखिए बिल्कुल एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो गलती कर चुकी है वो गलती अब दोबारा से दोहरानी नहीं चाहेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार को ये आश्वासन नहीं था या ये भरोसा नहीं था कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो शायद उनके हिसाब से उनके नजरिए में वो ठीक था। मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लापरवाही देखने को मिली यानी कोरोना पेशेंटों की जो गिनती बढ़ी है
वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की खामियां भी इसमें गिनाता है और जनता की भी खामियां गिनाता है। क्योंकि जिस तरीके से आदेश गुप्ता जी ने पहले भी कहा था कि, या भाजपा की तरफ से पहले भी कहा गया था, केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि दिल्ली के अंदर पूरा अनलॉक नहीं किए जाना चाहिए क्योंकि स्थिति बिगड़ सकती है। मगर दिल्ली सरकार ने उसको अनदेखा करा और उसका ही खामियाजा आज दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली थर्ड स्पेस के अंदर आ चुकी है और दिल्ली के अंदर जो रफ्तार है कोरोना पेशेंटों की वो बढ़ चुकी है। अब उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए जो सर्वदलीय की बैठक की बुलाई गई है, उसके अंदर तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर गौर करना होगा, या फिर तमाम ऐसे रास्ते हैं, यानी कि बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डरों पे भी अब सैनिटाइजर क्या कह सकते हैं चेकअप किया जाएगा, यानी कि कैंप लगाए जाएंगे और हर तरीके से दिल्ली के अंदर जो आने वाले लोग बैग है, यानी कि जो व्यक्ति हैं जो बस के द्वारा आ रहे हैं या फिर रोडवेज के द्वारा आ रहे हैं या अपनी गाड़ियों के द्वारा आ रहे हैं, वो भी अपना चेकअप करवाएं ताकि कोरोना की जो रफ्तार है उसको कंट्रोल किया जा सके। मगर दिल्ली सरकार ने ये स्थिति संभालने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देर जरूर की है, मगर देरी के साथ साथ दिल्ली सरकार को समझना होगा जो उन्होंने गलती की है वो दोबारा से ना दोहराई जाए। जी राजीव, दिल्ली सरकार कोरोना पर नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कठोर कदम में सभी पार्टियों की राय भी चाहती है। दिल्ली सरकार चाहती है कि देश की राजधानी में कोरोना जो है वो नियंत्रण में रहे और लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या तीसरी कोरोना वेव के चलते बढ़ते केस पर भी इस सर्वदलीय बैठक में किसी तरह की चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इस बैठक के अंदर, सर्वदलीय बैठक के अंदर जो चर्चा जरूर होंगी, क्योंकि इस रफ्तार को लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा की भी जरूरत है, कांग्रेस की भी जरूरत है, या फिर कहें आम आदमी पार्टी की भी जरूरत है, और तमाम जैसे जो लोग हैं जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं या तमाम ऐसी संस्थाएं चलाते हैं, उन लोगों का भी सहयोग चाहिए। क्योंकि इस सर्वदलीय बैठक के अंदर तमाम वो सुझाव रखे जाएंगे और तमाम ऐसे गौर किए जाएंगे जो रास्ते होंगे क्या कि कोरोना पेशेंटों की गिनती को रोका जा सके। अस्पतालों की बात करें तो बड़े जो अस्पताल हैं, यानी कि जो सरकारी अस्पताल है, उनके जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हो सकते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इस रफ्तार को रोक लगाने की कोशिश करेगी और देखना होगा कि ये बैठक कितनी सफल हो पाती है। क्योंकि इसके अंदर अभी आशंका यही जताई जा रही है कि आदेश गुप्ता आ सकते हैं इसके अंदर, और दिल्ली के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं यानी कि अनिल चौधरी जी, वो भी उपस्थित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही गौर करना होगा। तमाम ऐसे सुझाव उनसे भी लिए जाएंगे और दिए जाएंगे ताकि दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंटों की रफ्तार को लगाम लग सके और कहीं ना कहीं जो स्थिति बिगड़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी राजीव, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में लॉकडाउन को लगाने को लेकर इस सर्वदलीय बैठक से पहले क्या कुछ इरादे हैं सरकार के? इसको लेकर क्या कुछ स्पष्ट किया गया है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो सर्वदलीय बैठक से पहले जो थी या फिर कहें जो सुझाव थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के सामने काफी आए थे। क्योंकि जिस तरीके से छठ पूजा के लिए भी कहीं ना कहीं राजनीति हुई थी और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी ने सीधे सीधे कहा सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही अगर छठ मनाने दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं कारगर हो सकता है। मगर बात करें दिवाली की, तो दिवाली के अंदर जो बाजारों के अंदर जो भीड़ उमड़ी थी, अगर उसको भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा बाजारों के अंदर अनुमति देती है आने की और ये दुकानों को खोलने की, तो कहीं ना कहीं रफ्तार कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकती थी। मगर दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तमाम ऐसे रेस्टोरेंट खोल दिए गए, तमाम ऐसे बार खोल दिए गए, तमाम ऐसी सारी जगहें खोल दी गई जहां पर लोगों की गिनती बढ़ी और कहीं ना कहीं लोगों ने भी लापरवाही दिखाई, और जिसकी वजह से रफ्तार बहुत ज्यादा अब तीसरे चरण पर आ चुकी है और दिल्ली कहीं ना कहीं काफी हाई कह सकते हैं हिट लिस्ट के अंदर आ चुकी है कोरोना पेशेंटों के अंदर। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को कहीं ना कहीं बचाना है तो दिल्ली सरकार को और तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं या फिर बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस या फिर और भी जो पार्टियां हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। खासतौर पर जनता को, कि जब तक जनता इस नियमों का पालन नहीं करेगी, सैनिटाइजर का यूज नहीं करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज नहीं करेगी और मास्क का यूज नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। और उन अधिकारियों को भी बाजारों के अंदर लाना होगा जो अधिकारियों बाजारों के अंदर लगाए गए थे जिन्होंने लापरवाही की है। दिल्ली सरकार उनके खिलाफ भी कोई कड़े कदम उठाए। जी ठीक है, धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।